गरीबी में पल रही मोहिनी का सपना बहुत बड़ा था। वो चाहती थी कि उसका बनाया हुआ लाल मिर्च का अचार पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो जाए और उसकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाए। मोहिनी और उसकी माँ एक छोटे से झोपड़पट्टी में रहती थी। मोहिनी की माँ अचार बनाकर बेचती थी। चाची, अचार लेकर जाओ, कल ही बनाए, बिल्कुल ताजा है। अरे नहीं बिटिया, इस अचार की जरूरत तो तुमको है। ये लो, कुछ पैसे रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। अरे नहीं चाची, हमको भीख नहीं चाहिए। आप लोग हम लोगों को इतना गरीब क्यों समझते हैं? रहने दे बेटी, हमारी हालत ही कुछ ऐसी है, तो लोग हमें भिखारी ही समझेंगे। बहन जी, आपको अचार नहीं लेना तो जाइए यहाँ से, हमें भीख नहीं चाहिए। वो औरत वहां से बिना अचार लिए चली गई। ये रोज का काम था। दोनों माँ बेटी घर के बाहर अचार बेचती, लेकिन लोग उनसे अचार खरीदने की बजाय उनकी गरीबी देखकर उन्हें भीख दे जाते थे, जो उन्हें बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। इसलिए मोहिनी ने ठान लिया था कि वो भीख नहीं मांगेगी, बल्कि मेहनत से अपना सपना पूरा करेगी। एक रात उसने अपनी माँ से कहा, माँ, एक दिन हमारा अचार इतना मशहूर होगा कि हमें कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। हाँ बिटिया, भगवान चाहेगा तो ऐसा जरूर होगा। उसकी माँ उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा देती, लेकिन मन ही मन सोचती कि ये सब सिर्फ एक सपना है। जाओ बिटिया, सुबह की बासी रोटी बच गई थी, उन्हें गर्म कर लो। हम लोग खाना खाकर सो जाते हैं। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसा ऊपर वाला चाहेगा वैसा ही तो होगा। रोटी तो मैं गर्म कर दूंगी माँ, लेकिन अब भगवान को हमारी मदद करनी ही पड़ेगी। हम गरीबों की यही समस्या है। हम ये मान लेते हैं कि जो ऊपर वाला चाहेगा वही होगा। हम इंसानों की कोई चाह ही नहीं है क्या? बेटा, भगवान के ऊपर गुस्सा दिखाकर कोई फायदा नहीं है। अपना दिमाग मत खराब कर। चुपचाप हम लोग खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन फिर से दोनों घर के बाहर अचार लेकर बैठ गए, पर कोई उनके पास अचार लेने नहीं आया। धीरे धीरे शाम हो गई। चल बेटा, अंदर चलते हैं, कोई नहीं आने वाला। दोनों माँ बेटी घर के अंदर आ गए। थोड़ी देर बाद उस रात मोहिनी और उसकी माँ झोपड़ी के कोने में बैठे अचार के लिए लाल मिर्च को तैयार करने लगे। माँ, क्यों ना हम अचार बेचने शहर चले? जब तक हम ये गांव नहीं छोड़ेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। लेकिन बेटा, हम इतनी दूर शहर जाएंगे कैसे? कहाँ रहेंगे? हमारे पास तो ज्यादा पैसे भी नहीं हैं। तभी अचानक आसमान में तेज बिजली कड़की और ऐसा लगा जैसे धरती हिल रही हो। मोहिनी की माँ डर गई और उसने घबरा कर कहा, मोहिनी, ये तो कोई अशुभ संकेत है। लगता है कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। लेकिन मोहिनी ने अपनी माँ को संभाला और कहा, माँ, डरने की जरूरत नहीं, ये कुदरत का करिश्मा है। तभी उनकी झोपड़ी के पास एक बूढ़ी औरत आई। उसके हाथों में एक छोटी सी मटकी थी और चेहरे पर गहरी झुर्रियां थी। वो औरत थकी हुई लग रही थी। उसने कहा, बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकती हो? तभी मोहिनी और उसकी माँ दरवाजे पर आए। मोहिनी ने कहा, दादी, कौन हो आप? और इतने भयानक तूफान में आप अकेले कहाँ निकल पड़ी? इस गांव में तो कभी आपको देखा ही नहीं। बिटिया, कुंभ मेला का दर्शन करने के लिए निकली थी। चलते चलते अचानक रास्ता भटक गई और तुम्हारे गांव पहुंच गई। तभी अचानक तूफान आ गया और भूख भी बहुत जोरों की लगी थी। सोचा तुमसे कुछ मदद मांग लूं। अम्मा, जल्दी से अंदर आ जाओ। बेटा, जो भी हमारे पास रूखा सूखा पड़ा है इन्हें खाने को दो, वरना बेचारी चलने की हालत में नहीं रहेंगी। जी माँ। मोहिनी ने तुरंत अपनी थाली में रखी 2 रोटियां और थोड़ी मिर्च का अचार उस औरत को दे दिया। औरत ने वो खाना खाया और मोहिनी से कहा, बेटी, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तुम्हारे बनाए अचार में जो स्वाद है वो दुनिया के किसी और अचार में नहीं है। दादी, आपको बहुत जोरों की भूख लगी है ना? शायद इसीलिए आपको हमारा अचार अच्छा लग रहा है। अगर ये अचार सच में अच्छा होता तो लोग हमसे खरीदते क्यों नहीं? बेटा, उन्हें ये सब क्यों बता रही हो? इन्हें चुपचाप खाना खाने दो। खाना खाने के बाद बूढ़ी औरत ने मोहिनी को वो मटकी देते हुए कहा, बेटी, मैं ये मटकी तुम्हें देती हूँ। इस मटकी में एक जादू है। जो भी अचार तुम इसमें बनाओगी वो न केवल स्वादिष्ट होगा बल्कि लोगों को स्वास्थ्य और खुशी भी देगा। जैसे ही अचार बनाकर तुम इस मटकी में रखोगी, लोग इसकी महक से खुद ब खुद खिंचे चले आएंगे और तुम्हारा अचार किसी भी कीमत पर खरीदेंगे ही खरीदेंगे। दादी, इसका मतलब इस मटकी में कोई जादू है क्या? हाँ बिटिया, कुछ ऐसा ही समझ लो, लेकिन ध्यान रखना, इस मटकी का इस्तेमाल केवल भलाई के लिए करना। लालच करोगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मोहिनी, पुराने बुजुर्ग लोगों के पास पहले बहुत सारी चमत्कारी शक्तियां होती थीं।
आजकल तो ये सब गायब ही हो गया है। ये अम्मा अकेले कुंभ मेले में जा रही हैं। जरूर उनके मटके में सच में कोई जादू ही होगा। इनसे मटकी ले लो बेटा। ठीक है माँ। मोहिनी ने मटकी ले ली, लेकिन उस बूढ़ी औरत की बातें उसे एक कहानी जैसी लगी। लेकिन इतने में अचानक एक जोरदार बिजली कड़की और वो बूढ़ी औरत वहां से गायब हो गई। माँ, दादी अम्मा अचानक गायब कहाँ हो गई? मुझे तो बहुत डर लग रहा है माँ, कहीं ये कोई राक्षसनी या कोई डायन तो नहीं थी? बेटी, वो बूढ़ी औरत कोई साधारण औरत तो नहीं थी, क्योंकि इस तरह वो गायब नहीं हो पाती। लेकिन अगर वो कोई चुड़ैल या डायन होती तो हमें अब तक नुकसान पहुंचा चुकी होती। भगवान का नाम लेकर आगे का काम शुरू करते हैं। जो भी होगा देखा जाएगा। हो सकता है भगवान ने खुद ही इन्हें हमारे पास मदद के लिए भेजा हो। माँ, आप भी ना कैसी फिल्मी बातें करने लगी हो? ऐसा सिर्फ फिल्मों या कहानियों में होता है, असल जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन आप कहती हो तो काम शुरू करते हैं। अगली सुबह मोहिनी ने उस मटकी में लाल मिर्च का अचार बनाना शुरू किया। जैसे उसने मटकी में अचार डाला, अजीब सी खुशबू फैल गई। ऐसा लगा जैसे हवा में मिठास और ताजगी घुल गई हो। थोड़ी ही देर में सारा गांव उनकी झोपड़ी के बाहर इकट्ठा हो गया। ये महक कैसी है मोहिनी, जो हमें यहाँ तक खींच लाई? चाची, ये हमारे अचार का स्वाद है। ये मेरी दादी माँ का नुस्खा है। इसे खाकर आप हमेशा जवान बनी रहेंगी और कभी कोई बीमारी नहीं होगी। बेटा, तब तो ये अचार लेना ही पड़ेगा। चाचा, तुम बाद में लेना, पहले हमें लेना है अचार। बेटा, हमें 1 किलो अचार दे दो। पूरे गांव ने उनका सारा अचार खरीद लिया। अचार तो खत्म हो गया, लेकिन कुछ लोगों को अभी भी अचार नहीं मिल पाया। आप लोग अभी जाइए, शाम तक हम दूसरा अचार बना लेंगे, फिर आप लोग ले लेना। सारे गांव वाले वहां से चले गए। दोनों माँ बेटी बहुत खुश हुए। माँ, ये तो कमाल हो गया। अब ऐसा करते, ढेर सारा अचार बना लेते और इसे बाजार में चलकर बेचते हैं। सही कहा तूने। दोनों ने उस जादुई मटकी में फिर से ढेर सारा जादुई अचार बनाया और उस अचार को पास के बाजार में बेचना शुरू किया। पहले ही दिन उनका पूरा अचार बिक गया। कुछ महीनों में ही मोहिनी और उसकी माँ की हालत सुधरने लगी। अब उनके पास पैसे आने लगे थे। मोहिनी का सपना सच होने की कगार पर था, लेकिन पैसे आने के साथ साथ मोहिनी के मन में लालच भी बढ़ने लगा। एक रोज जब वो अपनी दुकान पर थी, तब उसने सोचा, अगर मैं इस अचार को महंगे दामों पर बेचूं तो और जल्दी अमीर बन सकती हूँ। लोग किसी भी कीमत पर मेरा अचार खरीदने को तैयार हो जाएंगे। मोहिनी ने उसी दिन अचार की कीमत दुगनी कर दी। ये क्या कर रही हो बेटी? मटकी में अचार क्यों नहीं बना रही हो? माँ, मटकी में बहुत कम मात्रा में अचार बन पाता है। जैसे मोहिनी ने जादुई मटकी का इस्तेमाल बंद किया, उसके अचार का स्वाद बदलने लगा। जो लोग उसके अचार की तारीफ करते नहीं थकते थे, वे अब शिकायत करने लगे। मोहिनी, अचानक तुम्हारे अचार को क्या हो गया? कोई स्वाद ही नहीं मिल रहा। हाँ मोहिनी, इससे अच्छा तो प्याज और नमक लगता है। मोहिनी बिना कुछ बोले घर चली आई। इस तरह कुछ दिनों बाद मोहिनी के पास कोई ग्राहक नहीं आया। फिर उसकी माँ ने कहा, बेटी, तुमने उस मटकी का अपमान किया है। वो मटकी हमें अमीर बनाने के लिए नहीं, दूसरों की मदद करने के लिए दी गई थी। लोगों का स्वास्थ्य सही करने आई थी। सही कह रही हो माँ, अब तो लोग मुफ्त में भी हमारा अचार खरीदने को तैयार नहीं है। मोहिनी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने उसी रात मटकी के पास जाकर माफी मांगी। हे जादुई मटकी, मैंने कुछ ज्यादा ही लालच कर लिया था। मुझे माफ कर दीजिए। मैं 2 दिन से मटकी में ही अचार बना रही हूँ, पर अब उस अचार में ना कोई स्वाद बचा और ना ही वो आकर्षक महक। लेकिन मटकी ने कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन मोहिनी ने उसी मटकी में अचार बनाकर गरीबों में बांट दिया, जो लोग भूखे थे। उन्होंने अचार खाकर मोहिनी को दुआएं दी। बिटिया, इतना महंगा अचार हमने पहली बार खाया है। तुम ना होती तो हम कभी इसका स्वाद ही नहीं जान पाते। हमारा परिवार 2 महीने से बीमार था। ये अचार खाते ही सब लोग ठीक हो गए। इसका मतलब मटकी का जादू फिर से काम करने लगा। धीरे धीरे मटकी का जादू फिर से काम करने लगा। लेकिन अब मोहिनी ने ठान लिया था कि वो अपने अचार से गरीबों की मदद करेगी। उसने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा जरूरतमंदों को देना शुरू कर दिया। उसका अचार एक बार फिर से मशहूर हो गया। क्या हुआ? आज फिर खुद चलकर आई लक्ष्मी को तुमने मना कर दिया। ऐसे कब तक चलेगा? इतने अच्छे दाम जमीन की मिल रहे थे, तुमने फिर एक ग्राहक वापस लौटा दिया। अच्छे खासे पैसे वो तुम्हारी बंजर जमीन के दे रहा था। अरे इतने तो कोई भी नहीं देता। चारुलता, चाहे मुझे इस जमीन के कोई लाखों रुपए भी देगा, तो भी मैं अपनी माँ की दी हुई आखिरी निशानी किसी को नहीं बेचूंगा। फिर बैठे रहो गरीबी में अपनी माँ की निशानी को सीने से लगाए। इस बंजर जमीन पर कोई खेती नहीं हो सकती। ऊपर से अगर कोई इसे खरीद कर इस पर कुछ बनाना चाहता है तो तुम बेचने को राजी नहीं हो।
आखिर हमारा क्या होगा? हम अमीर हो सकते हैं पर तुम हो कि ढीठ बनकर बैठे हो। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। जा रहा हूं मैं, और कान खोलकर सुन लो, मैं अपनी जमीन नहीं बेचूंगा। किशन के माता पिता नहीं थे। उनके पास एक बंजर जमीन का टुकड़ा था। किशन की मां ने मरते समय किशन से कहा था कि वो इस जमीन को उनकी निशानी समझकर अपने पास रखेगा। यही सोचकर किशन ने आज तक अपनी जमीन का टुकड़ा किसी को नहीं बेचा। उसके पास बहुत से ऐसे ग्राहक आते थे जो उसे मुंह मांगा इनाम देना चाहते थे, पर किशन सबको मना कर देता था। यही बात उसकी पत्नी चारुलता को पसंद नहीं थी। वो तो चाहती थी कि वो उस जमीन को बेचकर अच्छे पैसे कमा ले और उनकी गरीबी दूर हो जाए। इसीलिए वो किशन से गुस्से में रहती थी। किशन गांव में मजदूरी का काम करता था और जो थोड़े बहुत पैसे वो कमाता उनसे वो घर का गुजारा करता था। एक दिन किशन किसी काम से शहर गया हुआ था। पीछे से चारुलता ने वो जमीन किसी दूसरे गांव के साहूकार को बेच दी। किशन इस बात से अनजान था। ये लीजिए बहन जी, जमीन के पैसे गिन लो, पूरे 15 लाख रुपए हैं। 15 लाख रुपए? इतने तो मैंने सपने में भी कभी नहीं देखे। ये लो भैया जी, जमीन के कागज। पर मेरे पति को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि ये जमीन मैंने आपको बेची है, समझे? चारुलता पैसे देखकर बहुत खुश थी। उसने किशन को अभी इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। पर अचानक अगले दिन वो साहूकार चीखता चिल्लाता चारुलता के घर आता है। अरे तुमने मुझे कैसी जमीन बेच दी जहां पर भूत प्रेतों का वास है? मुझे ऐसी जमीन नहीं चाहिए। मेरे मजदूर काम छोड़कर भाग गए, मेरा कितना नुकसान हो गया। ये अपनी जमीन के कागज पकड़ो और मेरे रुपए मुझे वापस करो। कौन सी जमीन की बात कर रहे हो आप? वही बंजर जमीन जो तुम्हारी पत्नी ने मुझे पूरे 15 लाख में बेची थी। चारुलता घबरा जाती है और साहूकार को पैसे वापस कर देती है। किशन को सारी बात पता चलती है। वो चारुलता की हरकत से बहुत दुखी होता है और अपनी जमीन पर जाकर रोने लगता है। शाम घिर आई थी। किशन एक पेड़ के नीचे बैठा अपनी माँ को याद करके क्षमा मांगने लगता है। माँ बापू, मुझे माफ कर दो। चारुलता की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मैं आपकी आखिरी निशानी, मेरी पुरखों की जमीन को कभी नहीं बेचूंगा। मैं कल से खुद इस जमीन पर खेती करने की कोशिश करूंगा। किशन अगले दिन ही कुदाल और फावड़ा लेकर अपनी जमीन पर पहुंच जाता है और अपनी बंजर जमीन को साफ करने लगता है। बंजर जमीन अच्छे से साफ करने के बाद किशन बहुत थक गया था। वो उस रात अपने खेत पर ही सो जाता है। आधी रात के वक्त किशन को एक आवाज सुनाई पड़ती है। किशन देखता है, उसके सामने धरती माता खड़ी है। आप कौन है? किशन, मैं धरती माता हूँ। मैंने तुम्हारा मातृत्व प्रेम देखा है। ये जमीन तुम्हारे पूर्वजों की धरोहर है जो तुम्हारी माँ ने तुम्हें दी। तुमने अपनी माँ की आज्ञा का पालन किया और जो बच्चे अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं वो सदैव जीवन में सफल होते हैं। तुमने गरीबी में दिन गुजारे, फिर भी जमीन को नहीं बेचा। मैंने ही साहूकार को और मजदूरों को यहां से भगाया था। मैं जानती थी कि तुम इस जमीन की रक्षा करते हो और इसे कभी नहीं बेचोगे। आज तुमने अपने सेवा भाव से इस जमीन को साफ किया है। मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूं, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूँ। धरती माँ, कैसा वरदान? किशन, आज से कई वर्ष पूर्व तुम्हारे पूर्वजों ने इस जमीन पर मिर्च की खेती लगाई थी, पर गांव में सूखा पड़ गया जिस कारण सारी खेती तबाह हो गई। उसके बाद ये जमीन बंजर हो गई। तुमने इस जमीन को साफ सुथरा करके फिर से उपजाऊ बनाया है। मैं तुम्हें ये जादुई मिर्च के बीज दे रही हूँ। इन्हें अपनी जमीन में बो देना। तुम्हारे खेत में सोने की मिर्च उगाएंगी। उन सोने की मिर्चों को बेचकर तुम फसल के लिए और सामान खरीद सकते हो। फिर इस जमीन पर तुम मिर्च की ही खेती करना। वो तुम्हारे लिए बहुत फलदायी होगी और धीरे धीरे तुम्हारे जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। इतना कहकर धरती माता धरती में समा गई। किशन अपने हाथों की ओर देखता है। उसके हाथ में मिर्च के बीज थे। किशन खुशी खुशी सारे बीज जमीन में बो देता है और घर जाकर चारुलता को सारी बात बताता है। क्या आप सच कह रहे हो? सोने की मिर्चों की खेती? सुनो जी, मुझे माफ कर दो। मैं नहीं जानती थी हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद इस जमीन पर और आप पर बना हुआ है। कोई बात नहीं चारुलता, गलती इंसान से ही होती है। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, इस बात की मुझे खुशी है। अब हम कल सुबह जल्दी उठकर खेत पर चलेंगे। अगले दिन किशन और चारुलता दोनों खेत पर जाते हैं। वो देखते हैं खेत में सोने की मिर्चें लहरा रही हैं।
दोनों उन मिर्चों को देखकर बहुत खुश होते हैं। किशन को उसकी अच्छाई का फल मिल जाता है। धरती माता और पूर्वजों के आशीर्वाद से उसके जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। किशन और चारुलता दोनों मिलकर सारी सोने की मिर्चें तोड़ लेते हैं और उन्हें बाजार में बेच देते हैं। उनसे जो पैसा मिलता है उससे किशन खेती करने की सारी मशीनें और सामान खरीद लेता है। किशन अपने खेत की जमीन पर सिर्फ मिर्च की ही खेती करता था, जो कि उसके लिए बहुत फलदायी थी। धीरे धीरे किशन गांव में पैसे वाला साहूकार बन गया। वो गरीब और बेसहारा लोगों की भी बहुत मदद करता था। आज भी वो मन ही मन अपने पूर्वजों और धरती माँ को धन्यवाद करना नहीं भूलता। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।